हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, यह हमारी हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही है जिसमें कि हमने इस वीडियो से पहले हिंदी भाषा का विकास टॉपिक को पूरा कवर कर लिया है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। आज हम हिंदी वर्णमाला में स्वर टॉपिक को पूरा कवर करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन टॉपिक को कवर करेंगे। यदि आप यूपी कांस्टेबल, यूपी टेट या अदर किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में यदि हिंदी वर्णमाला टॉपिक है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप मेरे हिंदी वर्णमाला टॉपिक को पूरा देखते हैं तो आपके किसी भी एग्ज़ाम्स में यदि हिंदी वर्णमाला टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आता है तो वह गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा हिंदी व्याकरण क्या होती है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिंदी वर्णमाला व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस करण के योग से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली प्रकार से जानना या समझना। दूसरे शब्दों में कहें, व्याकरण वह ग्रंथ, पुस्तक, विद्या, रचना, कृति या संस्करण है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। इन तीनों बातों की जानकारी प्राप्त कराने वाले ग्रंथ का नाम ही आपका क्या कहलाता है? व्याकरण। आगे पढ़ते हैं। व्याकरण के अंग। अब व्याकरण के कुछ अंग होते हैं जो कि आपके 3 होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। तो पहला पढ़ते हैं, वर्ण विचार क्या होता है आपका? वर्ण विचार में वर्णों के स्वरूप, उच्चारण और वर्गीकरण आदि पर विचार किया जाता है। और शब्द विचार में क्या होता है आपका? शब्द विचार में शब्दों के स्वरूप, उनकी उत्पत्ति, उनके भेद एवं रचना आदि पर विचार किया जाता है। आगे वाक्य विचार क्या होता है आपका? वाक्य विचार में वाक्यों के स्वरूप, भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना तथा विराम चिन्हों पर विचार किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार को थोड़ा डीपली में पढ़ते हैं। वर्ण विचार आपका क्या होता है? परिभाषा देखते हैं। वर्णों के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग करने को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। अब वर्ण विचार में आपकी ध्वनि आती है। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि या वर्ण, इसे पढ़ते हैं। मुख से उच्चारित होने वाली वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते आपकी वर्ण या ध्वनि कहलाती है। जैसे अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ अर्थात सभी स्वर और आपके सभी व्यंजन हलंत, कहने का मतलब आ की मात्रा बिना, आ की मात्रा के बिना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ आ गया होगा कि वर्ण या ध्वनि क्या होती है। इस आधार पर वर्ण की 2 विशेषता होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर पहली, वर्ण या जिसे हम ध्वनि बोलते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है आपकी? ध्वनि। नंबर 2, ध्वनि के टुकड़े संभव नहीं है, कहने का मतलब इससे छोटा और इसे नहीं कर सकते। वर्णों का ज्ञान प्राप्त किए बिना किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। वर्ण से आपका शब्द बनता है तथा शब्दों से मिलकर आपका वाक्य की रचना होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम अक्षर। अक्षर क्या होता है? अक्षर जिसका कभी नाश ना हो वह आपका क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। श्वास के एक आघात में उच्चारित होने वाली ध्वनि की इकाई को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अक्षर के अंतर्गत स्वर तथा स्वर सहित व्यंजन दोनों आते हैं, इसी का ध्यान रखना। अक्षर के अंतर्गत क्या क्या आता है? एक तो आपके सभी स्वर आते हैं और स्वर के सहित व्यंजन आते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ा था? वर्ड। वर्ड में क्या होता है? सभी स्वर आते हैं किंतु स्वर के बिना सभी व्यंजन आते हैं, और इसमें क्या आते हैं? आपके स्वर सहित व्यंजन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आपको क्लियर हो गया होगा स्वर और ध्वनि और अक्षर में अंतर। आगे बढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं अक्षर के। जैसे सभी स्वर हो गए आपके, बाकी क का की कु के कई को कऊ, अर्थात जो आपके व्यंजन है वो आपके मात्राओं के सहित हैं, अर्थात स्वर सहित हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नोट में पढ़ते हैं, जैसे राजा। राजा आपका क्या है? आपका एक ये शब्द है। यदि आपसे पूछे राजा क्या है, तो राजा आपका एक शब्द है। अब राजा को अगर दो टुकड़ों में कर दें, रा प्लस जा, तो आपके ये क्या हो जाएंगे? दो अक्षर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और आपसे पूछे कि राजा शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं, तो आप क्या कहोगे? 1 2 3 4। आपकी कितनी ध्वनियाँ हो जाएंगी? 4। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो आगे पढ़ते हैं अब वर्णमाला। वर्णमाला शब्द वर्ण तथा माला के योग से बना है, जिसका अर्थ है वर्णों की माला, अर्थात वर्णों का समूह। हम वर्णमाला को क्या बोल सकते हैं? वर्णों का समूह। ठीक है फ्रेंड्स। आगे, सभी वर्णों को एक निश्चित क्रमबद्ध रूप से लिखने पर वर्णमाला बनती है। सभी वर्णों को हम क्या करते हैं? एक निश्चित क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी भाषा में जैसे बीटीसी वगैरह में आपको वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आप क्या लिख सकते हो? वर्णों का व्यवस्थित समूह ही आपका क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे पढ़ते हैं, हिंदी की मानक वर्णमाला। आपको पता ही होगा हिंदी वर्णमाला आपके कितने स्वर होते हैं? 11, जो कि आपके इस प्रकार हैं: अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये 11 हो गए। बाकी आपके जो छोटी अंक बड़ी अंक जिन्हें बोलते हैं हम, ये आपके क्या कहलाते हैं? छोटी अंक को क्या बोलते हैं हम? जो चंद्रबिंदु होता है आपका, ओनली बिंदी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और बड़ी अंक खाली, इसे क्या बोलते हैं हम? विसर्ग। और आपका ये चंद्रबिंदु होता है, इसे बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स। आगे पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन आपके कितने होते हैं? 5 वर्गों में बटे होते हैं। पहले तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जिसमें कि आपके 5 होते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। अब इसमें से ये पंचम वर्ड जो होते हैं, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ड जो होते हैं, ये वाले, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं? पंचम वर्ड, जिन्हें अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे, व्यंजन के अंतर्गत आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, जो कि आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। ठीक है फ्रेंड्स। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो आपको याद रखनी है य, र, ल, व। ये आपके 4 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, स, स, ह। ये आपके चारों जो व्यंजन होते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स। आगे, संयुक्त अक्षर आपके कितने होते हैं? 4। स, त्र, ज्ञ, श्र। और आपकी जो आगत ध्वनियाँ हैं, आगत ध्वनियाँ किन्हें कहते हैं? जो हमारी हिंदी वर्णमाला में न होकर बाहर से ली गई हैं, अर्थात अन्य भाषाओं से ली गई हैं। जैसे ओ, क, ख, ग, ज, फ। ये आपके अरबी फारसी के शब्द होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं आपके? ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी। ये आपके क्या कहलाते हैं? द्विगुण व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे वर्णों के भाग। कहने का मतलब, अब हिंदी वर्णमाला को हम अच्छे से डीपली पढ़ेंगे 2 भागों में बांटकर। 2 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स। अब स्वर को पढ़ेंगे। स्वर क्या होता है आपका? जिन ध्वनि के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। कहने का मतलब, इनके उच्चारण के लिए जीभ कहीं पर नहीं लगती है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे, दूसरे शब्दों में स्वर की परिभाषा को पढ़ते हैं। वे वर्ड जिन्हें बोलते समय किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड ही क्या कहलाते हैं? आपके स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपको दे रखी है। ये सभी को पता ही होंगे लगभग 11 कौन कौन से होते हैं। जिनको नहीं पता है वो वीडियो में देख लें डिस्प्ले पर। ठीक है फ्रेंड्स। आगे अब हम 11 स्वरों का विभाजन करते हैं।
स्वर के प्रकार अर्थात स्वरों को हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक आपका ह्रस्व स्वर और एक आपके दीर्घ स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ह्रस्व स्वर आपके कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ, रे। ठीक है, और दीर्घ आपके कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब दीर्घ स्वरों को भी हम दो भागों में बांटते हैं। ये आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं और ये आपके संयुक्त स्वर। मूल आपके कौन से होते हैं? मूल दीर्घ स्वर आ, ई, उ, और ए, ऐ, ओ, औ ये आपके क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। ठीक है, ये संयुक्त कैसे होते हैं? जिन्होंने भी संधि पढ़ी होंगी उनको पता होगा। गुण संधि में आपका अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है? ए। ठीक है फ्रेंड्स, अ प्लस ई या फिर अ प्लस बड़ी ई, इन दोनों को मिलाकर आपका क्या बनता है? छोटी ए। ऐसे अ प्लस ए, इसको मिलाकर क्या बनता है? आपकी बड़ी ए। आगे ओ आपका किस किस से मिलकर बनता है? अ प्लस उ या फिर अ प्लस बड़ा ऊ। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों को मिला के आपका क्या बनता है? छोटा ओ। अ प्लस ओ, अ प्लस ओ, इन दोनों को मिला के आपका क्या बनता है? बड़ा ओ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। आ को हम क्या बोलते हैं? उदासीन स्वर। आ जो आपका होता है क्या होता है? ये आपका उदासीन स्वर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अयोगवा। अयोगवा क्या होता है आपका? अंग तथा कहने का मतलब छोटी अंग तथा बड़ी अंग, ये आपके क्या कहलाते हैं? अयोगवा कहलाते हैं। अंग को अनुस्वार व विसर्ग, बड़ी अंग खाली को क्या बोलते हैं हम? विसर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद में व व्यंजनों से पहले होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। जैसे आपका लास्ट होता है 11 में से बड़ा हो, उसके बाद छोटी अंग, उसके बाद बड़ी अंग, उसके बाद आपका आता है क, ख, ग इत्यादि। तो इन दोनों के बीच में प्रयोग होता है, ये कह रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो आगे अनुस्वार। अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। इनका अनुस्वार का, जैसे का वर्ग का का वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है आपका? ड़। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं जंगल, तो जंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जंगल, तो आपका जो पंचम वर्ण आ रहा है वो आपका क्या है? ये। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं और ऊपर बिंदु लगाकर भी जंगल को लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही चा वर्ग का पंचम वर्ण या, तो चंचल ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही डंडा को ऐसे ऐसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं। चंदा को भी च आधा न प्लस द ऐसे भी लिख सकते हैं और चंद्र बिंदु बिंदु लगाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पंप दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है आपका? अनुनासिक के उच्चारण में हवा नाक तथा मुंह दोनों से बाहर निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पढ़ा था अनुस्वार। अनुस्वार में क्या होता है? हवा केवल नाक से निकलती थी, लेकिन अनुनासिक में हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है वह क्या कहलाते हैं, या फिर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों से बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं। तो आप इनसे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता आंसर दोनों के मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे माँ, चांदनी, भांति आदि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं विसर्ग। विसर्ग को बड़ी अंग खाली को विसर्ग कहा जाता है। इसका उच्चारण हाँ की भांति होता है। विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है। तो देखो यहाँ से आपको एक और हिंट मिली। जैसे आप तत्सम तत्व शब्द पढ़ोगे तो आपको ये ध्यान रखना है जिसके पीछे विसर्ग लगा हुआ है वो आपके कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगत स्वर, जैसे ओ बोलते हैं। आ तथा ओ के बीच की ध्वनि ओ
को आगत स्वर या विदेशी स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है, जैसे बॉल, कॉफ़ी, कॉलेज आदि। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया, अंग्रेजी भाषा के जो शब्द होते हैं उन्हीं के ऊपर आपका ओनली चंद्र लगा होता है, आधा चंदा। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, जैसे स्वरों को हम अलग अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें कि पहला आपका क्या है, मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, जिसमें आपके कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर को और क्या बोल सकते हैं हम, लघु स्वर, छोटे स्वर, एकमात्रिक स्वर या फिर मूल स्वर। और दीर्घ स्वरों को क्या क्या बोल सकते हैं, गुरु स्वर, बड़े स्वर, द्विमात्रिक स्वर और संधि स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, और नंबर 3 प्लुत स्वर। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं क्या होते हैं ये। ह्रस्व स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय या बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, ऋ। आगे पढ़ते हैं दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा या ह्रस्व स्वर का दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, बड़े स्वर, द्विमात्रिक स्वर या संधि स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे प्लुत स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी स्वर को लंबे समय तक लगातार बोला जाता है तो इसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिखने के लिए जो आपका ये सिंबल होता है का प्रयोग किया जाता है। बहुधा इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, हिंदी में इसका प्रयोग प्राय नहीं होता है, जैसे ओम, राम आदि। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ेंगे हम जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये भी आपके 3 भागों में बटे होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो आपका अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं, इ, ए, ऐ और री। इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जैसे अग्रीय। अग्रीय का मतलब अग्र से आपके आगे जाके ये पता चल जाएगा अग्र स्वर है। और अग्रीय, री से हमने यहाँ से री निकाल ली, और ई से छोटी ई और बड़ी ई, और ए से छोटी ए और बड़ी ए। तो इस प्रकार हम इनको याद कर सकते हैं। आगे आता है आपका मध्य स्वर। मध्य स्वर आपका छोटा अ होता है। आगे पश्च स्वर। अब पश्च स्वर में आपके कौन से बचेंगे, हमें पता है 11 होते हैं टोटल। 11 में से 5 हमने अग्र स्वर में पढ़ लिए और 1 मध्य स्वर में, तो बाकी बचे हुए आपके क्या कहलाएंगे, पश्च स्वर। आ, उ, ओ, औ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला होता है व्रतमुखी, जिन्हें व्रताकार बोलते हैं। दूसरा होता है अव्रतमुखी, जिन्हें अव्रताकार बोलते हैं। इनको पहचानने के लिए आप स्वयं बोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ऊ, जब आपने ऊ या बड़ा ऊ बोला तो आपके ओठों की स्थिति गोल हो रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, बोल कर देख लीजिए आप स्वयं, अपने आप पता चल जाएगा। ऊ, ओ, ओ। और अव्रतमुखी, इनको बोल के देखिए, अ, आ, ई, री, ए, ऐ। तो इनको बोलने पर आपके ओठों की स्थिति जो है गोल नहीं हो रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आसानी से क्लियर हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर या फिर तालु की स्थिति के आधार पर। पहला होता है आपका विव्रत, दूसरा अर्धविव्रत, तीसरा संव्रत, चौथा अर्धसंव्रत। तो विव्रत क्या होता है आपका, पूरा मुंह खुला हुआ, जैसे कि आ। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, आ, पूरा मुंह खोलो आ। तो ये क्लियर हो जाएगा। विव्रत क्या होते हैं आपके, बड़ा आ। अब पढ़ते हैं अर्धविव्रत, जिसमें आधा मुंह खुला हुआ होता है, जैसे अ, ए, ओ। आगे संव्रत,
मुंह लगभग पूरा बंद रहता है। किनमें? ई उ। अब इन चारों को याद करेंगे तो हम कैसे याद कर सकते हैं? इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है सुई। तो सुई, सू पे सा पे क्या लग रहा है? बड़ा ऊ, अर्थात दोनों ऊ ले लेंगे और ई से दोनों ई, छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है फ्रेंड्स। अब पढ़ते हैं अर्धसंवृत, मुंह बहुत कम खुला, जैसे ओ ए। इसके लिए ट्रिक हमने डायरेक्ट बना ली ओ ए, तो इसमें आपका ओ भी आ गया और ए भी आ गया। तो देखो इन चारों को कैसे याद कर सकते हैं? विव्रत आसानी से याद हो सकता है क्योंकि जिसमें पूरा आपका मुंह खुला होता है आ, तो ए क्लियर हो गया। अब संवृत और अर्धसंवृत को याद कर लेते हैं। संवृत में सा आ रहा है पहले, तो सा से याद रखना सुई, तो सु ई। तो सु पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये मान लेंगे और ई से छोटी ई और बड़ी ई, तो ये चारों याद हो जाएंगे। अब अर्धसंवृत, अर्धसंवृत से आप जोड़ लेना ओ ए, तो ओ और ए ये दोनों आ जाएंगे। अब आपको ये याद हो गए, ये याद हो गए और ये याद हो गए। अब आपका कौन सा बचा? अर्धसंवृत। तो 11 में से आप इनको घटा देंगे तो आपको पता चल जाएंगे कि आपके कौन कौन से बचे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका लास्ट प्रकार होता है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। आपके दो प्रकार, दो भागों में बांटा है। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर निरुनासिक और एक अनुनासिक। निरुनासिक कौन से होते हैं आपके? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? निरुनुनासिक। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और अनुनासिक कौन से होते हैं आपके? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह तथा नाक दोनों से निकलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। यदि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हो तो चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे चांद, अब इसमें कोई मात्रा नहीं है तो आप चांद को कैसे लिखेंगे? चंद्रबिंदु लगाकर। अगर हैं, जैसे हैं, अब इसमें बिंदी लग रही है तो चंद्रबिंदु हम कैसे लगाते हैं? ओनली बिंदी लगा के, जैसे दाल हैं आदि। ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर हो गए होगा यहाँ तक? तो अब हम एक दृष्टि में पढ़ते हैं सभी स्वरों को। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हमने अब तक जो पढ़ा उसका समरी ले लेते हैं इसे। जैसे ह्रस्व स्वर आपके कौन से होते हैं? अ, ई, उ, रे। ठीक है फ्रेंड्स। दीर्घ स्वर, इन चारों को हटा के जो बचे आपके दीर्घ स्वर बचे। क्लियर है? प्लुत स्वर आपको ये भी क्लियर हो गए होंगे। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है। मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं आपके? आगे के 3 दीर्घ में से और पीछे के 4 आपके क्या कहलाएंगे? संयुक्त स्वर। ठीक है। आगे उदासीन स्वर, उदासीन स्वर पढ़ा था हमने। उदासीन स्वर आपका क्या होता है? अ। आगे अनुस्वार, जो आपके बिंदु लगा होता है अक्षरों के ऊपर, वो आपके क्या कहलाते हैं? अनुस्वार। विसर्ग, ये भी क्लियर हो गया होगा आपके। किसी किसी वर्ड के पीछे जब ये बिंदु लगा होता है, ये चिन्ह लगा होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। अनुनासिक, अनुनासिक किसे बोलते हैं? चंद्रबिंदु को। अवयोग वो आपके कौन से होते हैं? 2, छोटी अंग और बड़ी अंग खाली। आगस्वर, जो इंग्लिश वाला ओ है, ये आपका क्या कहलाता है? आगस्वर। आगे अग्रस्वर, अग्रस्वर पढ़े थे हमने। अग्र के सब स्वर के लिए हमने क्या ट्रिक याद की थी? अग्रिय, ये याद की थी। तो अग्र से अग्रस्वर हो गए और रिरी मतलब रारिसी हो गई। और ई, ए, ई की मात्रा लग रही है ये, तो यहाँ से दोनों ई ले लेंगे और ए से छोटी ए और बड़ी ए, तो ये भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे मध्य स्वर, मध्य स्वर में आपका छोटा आ आता है, ये याद रखना है। उसके अलावा हमको पता है अग्र, मध्य और पश्च, ये तीनों आपके जीव के आधार पर वर्गीकरण था इनका। तो जिसमें से आपके 5 ये हो गए, 1 ये हो गए, बचे हुए आपके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब ओठों की स्थिति के आधार पर पढ़े थे हमने व्रतमुखी और अव्रतमुखी। इन्हें आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, मैंने बताया था। बोलकर आप देख लीजिए, ओठों की स्थिति यदि गोल हो रही है
तो आपके व्रतमुखी हो जाएंगे, और नहीं हो रही है तो आपके अव्रतमुखी। ठीक है फ्रेंड्स। अब विव्रत, विव्रत में क्या होता है, पूरा मुंह खुला हुआ, जो कि हमारा बड़ा अ होता है। और अर्ध संव्रत को हमने बाद में पढ़ा था, हमने पढ़े थे संव्रत और अर्ध संव्रत। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी, आपको पता ही होगा, संव्रत से सुई। ठीक है, तो सुई से आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं, क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। अर्ध संव्रत में आपके ओ ए, ये ट्रिक से आ गई आपकी, तो ये दोनों भी याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। निर्नुनासिक, निर्नुनासिक कौन से होते हैं आपके, हवा केवल मुंह से जो निकलती है, जैसे आपके जो 11 स्वर होते हैं टोटल, वो आपके क्या कहलाते हैं, निर्नुनासिक। और अनुनासिक, जिनमें चंद्रबिंदु लगा होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, अनुनासिक। अर्धस्वर आपके क्या होते हैं, य और व। अर्धस्वर क्यों बोलते हैं इन्हें, क्योंकि को आ को हम ऐसे भी बोल देते हैं और को आ को ऐसे भी बोल देते हैं। तो कभी कभी व और या जो है आपके स्वर का काम कर जाते हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको स्वर्ग वाला टॉपिक समझ में आया होगा। जिनको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हो तो वो दोबारा से वीडियो को देखें। तो यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।